हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे, सेकंड चैप्टर, और चैप्टर का हेडिंग है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमारी विसिनिटी में जो भी मैटर अवेलेबल है, हमारी सराउंडिंग में जो मैटर अवेलेबल है वो प्योर है या नहीं है, हम इसी सवाल का जवाब इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम प्योर मैटर की प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो प्योरिटी क्या किस तरह से डिफाइन की जाती है, इसके बारे में हमने अब तक डिस्कशन किया। इस चैप्टर में अभी तक हम बात कर चुके थे कि मैटर को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है और मैटर के जो क्लासिफिकेशन है उन्हें फर्दर कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो मैटर को हमने दो तरह से क्लासीफाई किया था, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर की फॉर्म में। और अगर हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं तो ये हमारे पास दो तरह से सब कैटेगराइज हो सकता है, एक आपके पास एलिमेंट की फॉर्म में और एक कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो सेकेंड सब कैटेगरी है एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस की, हम यहाँ इस बारे में बात कर रहे हैं। तो हेडिंग है आज की क्लास का, इट इज compound. There are certain substances which are made up of two or more than two types of atom. कुछ ऐसे substances अवेलेबल हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा एटम से मिलकर के बने होते हैं, और ये एटम एक दूसरे से इस तरह से बाउंडेड हैं कि इन्हें फिजिकल प्रोसेस से एक दूसरे से सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड के बारे में। अगर ये एक मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपके पास में एक सोडियम एटम और एक क्लोरीन एटम से मिलकर के बना हुआ है। मॉलिक्यूल पार्टिकल में दो एटम हैं और दोनों ही एटम एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन ये एक दूसरे से इस तरह से बाउंडेड हैं कि हम फिजिकल मेथड से इन्हें एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, इन्हें सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है फिजिकल मेथड से। ठीक, या एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक सोडियम एटम, एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम का कॉम्बिनेशन है। टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, नया जो पार्टिकल आपके पास बन रहा है उसे ही आप कहते हैं कंपाउंड। यहाँ पर एटम जो है वो एक दूसरे से केमिकली बॉन्ड हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें केमिकली ही सेपरेट किया जा सकता है, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता। हमारे विसिनिटी में, हमारे सराउंडिंग में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिंक सल्फेट, एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट का हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे ये एक कॉम्बिनेशन है एक जिंक एटम का, एक सल्फर एटम का और 4 ऑक्सीजन एटम का। ठीक, और ये सारे के सारे क्या हैं, केमिकली बाउंडेड हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें हम कैटेगराइज कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में। प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में मतलब अगर हम इन सैंपल्स को किसी एक कंटेनर में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक कंटेनर में हमने सिर्फ जिंक सल्फेट का सैंपल लिया हुआ है, तो उस कंटेनर में सारे के सारे पार्टिकल जिंक सल्फेट के ही हैं, कोई दूसरा तरह का पार्टिकल आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। यही चीज़ आपके पास सोडियम क्लोराइड के लिए भी एप्लीकेबल है और यही चीज़ आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ प्योर सब्सटेंस, a pure substance in which two or more atom combine chemically such that
दे कैन नॉट बी separated by any physical mean. A pure substance in which two or more atoms combine chemically such that they cannot be separated by any physical means, they are known as compound. यहाँ पर जो भी एटम कंबाइन हो रहे हैं केमिकली वो किसी भी प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं और ये प्रोपोर्शन बाय मास भी हो सकता है और बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल क्या है हमारे पास में कंपाउंड के एग्जांपल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड जैसे है NaCl, या हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा हो गया H2SO4। मॉलिक्यूल को देख करके ही आपको पता लग रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक सल्फर और एक 4 ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर इंक्लूडेड है। एक एग्जांपल जैसे हम और बात करते हैं जिंक क्लोराइड की। यहाँ पर आपके पास एक जिंक का एटम 2 क्लोरीन एटम से बॉन्डेड है ETC। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। आप देख सकते हो हर एक पार्टिकल में जो भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं मोर देन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये केमिकली बॉन्डेड हैं। ये आपके पास में एक प्योर सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कंटेनर में जब भी इन सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, अगर कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है तो ये आपके पास एक टाइप का पार्टिकल अवेलेबल है जिसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर? अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में, हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में हेडिंग क्या है? टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं? अगर हम कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए कंपाउंड की और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। आपके पास एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। अगर हम इनके ओरिजिन के बिहाफ पर इन्हें क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह के ऐसे कंपाउंड अवेलेबल हैं जो हमें बाय नेचर मिलते हैं। नेचर का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब या तो एनिमल से आपको मिलता है या प्लांट से आपको मिलता है। अब अगर हम प्लांट से मिलने वाले कंपाउंड के बारे में बात करें, जितने भी आपके पास में ऑर्गेनिक एसिड अवेलेबल हैं, जैसे मैलिक एसिड हमें एप्पल से मिल गया, हमें टार्ट्रिक एसिड टोमेटो से मिल गया, मैलिक एसिड आपको मिल्क से मिल रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एसिटिक एसिड जो कि आपको सिरका से मिलता है, विनेगर से मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नेचर में आपको मिल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या तो एनिमल से मिल रहा है या प्लांट से मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। ठीक, तो अगर हम टाइप ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, कि किस कंपाउंड से ये आपको मिल रहे हैं, या हम यूँ कह लें कि हम इन्हें क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास कंपाउंड का क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ constituent ऑफ एलिमेंट। जो हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अगर हम इस बिहाफ पर क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट का ओरिजिन क्या है। जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ कंपाउंड आपको नेचर से मिल रहे हैं, नेचर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक
कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट करते हैं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये आपको मिलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लाइक रॉक एंड मिनरल्स। दे आर obtained from non-living organisms like rock and minerals। कुछ ऐसे कंपाउंड जो आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमारे पास जैसे रॉक हो गए और मिनरल हो गए। इनसे जो भी आपको कंपाउंड मिल रहा है ये आपके पास में क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl की बात कर रहे हैं हम, या हम बात कर रहे हैं H2SO4 के बारे में, हमने ये डिस्कशन किया, या हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड में जो आपको सी सॉल्ट से मिलता है जो कि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या हम और किसी सॉल्ट के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, हम जिंक क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में, ETC। एक बहुत लॉन्ग लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है, मल्टीपल एग्जाम्पल है हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। ये वो कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रॉक और मिनरल से मिल रहे हैं। क्लियर है बात? यहाँ पर कार्बोनेट भी अवेलेबल हो सकता है, सल्फेट भी अवेलेबल हो सकता है, क्लोराइड भी अवेलेबल हो सकता है। जो चीज़ आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है वही हमारे पास में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? और अगर हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट, तो हमारे पास सेकेंड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड का, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप लोगों को ये बताया कि जो कंपाउंड हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास में क्या हो गए, जैसे कि एनिमल और प्लांट। एनिमल और प्लांट से जो भी आपको कंपाउंड मिल रहा है, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained from living organism like animal एंड प्लांट। ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल और प्लांट से मिलते हैं अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। और अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल दिए जाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हमारे पास में, जैसे हम बात कर रहे हैं मैलिक एसिड के बारे में, हम बात कर रहे हैं मेथेनोइक एसिड के बारे में। ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉलिक्यूल किसका है, फॉर्मिक एसिड का, जिसे हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। आप मेथेनोइक एसिड ले लीजिए, या आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, या आप ऑक्जेलिक एसिड का एग्जाम्पल ले लीजिए। दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये एक खासियत है कि इनके मॉलिक्यूल में आपको कार्बन का एटम मिलता है। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात की जा रही है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये खासियत है कि इनके अंदर कितने भी तरह के एटम या टाइप ऑफ एलिमेंट अवेलेबल हों, लेकिन ये उनमें आपको एक कार्बन का एटम ज़रूर मिलता है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे हम बात कर रहे हैं मेथेन गैस के बारे में, CH4
मीथेन गैस की बात हो गई, या C2H6 हमारे पास में एथीन गैस की बात हो गई, ETC। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, एनिमल या प्लांट से मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्लासिफिकेशन था एलिमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन था कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक आप लोगों को डिफरेंस क्लियर है कि हम ऑर्गेनिक किसे कह रहे हैं और इनऑर्गेनिक किसे कह रहे हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सारे ही मॉलिक्यूल्स में, इन सारे ही पार्टिकल्स में से अगर आप एटम को एक दूसरे से सेपरेट करना चाहो तो सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस से ही पॉसिबल है। फिजिकल मीन से आप इन कंपाउंड को, कंपाउंड में से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कंपाउंड का सेकंड क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं हम, सेकंड क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अगर हम कंपाउंड को प्रॉपर्टी के बिहाफ पर क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमारे पास उनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर टोटल 3 तरह का क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। जैसे जितने भी एग्जाम्पल हमने अभी लिए थे, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट के बिहाफ पर क्लासिफाई कर रहे हैं कंपाउंड को, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जिन्हें अगर आप टेस्ट करते हो तो वो आपको सोर इन टेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं। अगर हम बाकी कुछ एलिमेंट कंपाउंड को टेस्ट करते हैं तो वो आपको बिटर इन टेस्ट मिलते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो सॉल्टीनेस आपको एक्सपीरियंस होता है जब आप उनको टेस्ट करते हैं। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और अगर हम प्रॉपर्टी के बिहाफ पर कंपाउंड को क्लासीफाई कर रहे हैं तो जो 3 क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास एज एसिड। अगर हम एसिड के बिहाफ पर कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमारे पास एसिड को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है? दे आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट एंड रिलीज H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि टेस्ट में सोरिंग है, जो सोर टेस्ट के हैं, और जिनको पानी में ऐड करने पर, वाटर ऐड करने पर ये लोग, ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड H+ आयन रिलीज कर देते हैं, इन्हें हम कहते हैं एसिड। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल मैंने जो आपको ऑर्गेनिक एसिड के अंदर एक्सप्लेन किया था, ये हमारे पास एक फॉर्मिक एसिड अवेलेबल है, हम इसे मेथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये भी वाटर में ऐड करने पर H+ आयन रिलीज़ करता है। या हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड के बारे में, ये जो कंपाउंड है ये भी वाटर में ऐड करने पर एक H+ रिलीज़ करने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में, ये भी आपके पास वाटर में ऐड करने पर 2H+ आयन रिलीज़ करने की टेंडेंसी रखता है। और अगर हम बात कर रहे हैं HCl के बारे में तो ये भी आपके पास एक H+ वाटर ऐड करने पर रिलीज़ करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल आपको मेंशन किए जो सोरिन टेस्ट है और वाटर में ऐड करने पर H+ आयन रिलीज़ करते हैं। H+ आयन का मतलब है यहाँ पर ये हाइड्रोजन का आयन रिलीज़ कर रहे हैं। क्लियर?
अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, सेकंड टाइप देख रहे हैं कंपाउंड का, एसिड के साथ सेकंड क्लासिफिकेशन हो जाएगा बेस। बेस क्या होते हैं हमारे पास? दे आर बिटर इन टेस्ट। अगर आप उनको चखने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़े से स्वाद में कड़वे एक्सपीरियंस होंगे। और ये एक और ख़ासियत है इनकी कि जब आप इनको टच करते हो तो ये थोड़ा सा सोप जैसा टच देते हैं। आपने कभी, जैसे हम लोग साबुन अगर अपने हाथ में रखते हैं उसको टच करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सॉफ्ट और लाइट हमें फील होता है। बेसिस को टच करने का एक्सपीरियंस भी सेम है हमारे पास। तो हम बेसिस का इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में थोड़े से कड़वे होंगे। सोपी इन टच, इनको जब आप टच करते हो तो आपको थोड़ा सा सोप जैसा एक्सपीरियंस होगा अपने हैंड पर। एंड रिलीज OH माइनस आयन in their aqueous solution। पानी को ऐड करने पर ये अपने सॉल्यूशन में OH माइनस आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर मैं इसके भी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो एग्जांपल हमारे पास में क्या हो जाएंगे बेसिस के? जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, हम बात कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, या हम बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, ETC एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपाउंड हैं जो बेस के कैटेगरी रखते हैं, बेस की प्रॉपर्टी रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एलिमेंट, ये कंपाउंड सारे के सारे हमारे पास एसिडिक नेचर के, और ये कंपाउंड सारे के सारे हमारे बेस नेचर को शो कर रहे हैं। इन दोनों को अगर हम आपस में रिएक्शन करवा देते हैं, मतलब अगर आप एसिड को किसी दूसरे बेस के साथ में कंबाइन करवा देते हो तो एसिड का H+, जो एसिड का H+ आयन है वो बेस के OH माइनस आयन से रिलीज करके वाटर की फॉर्मेशन कर लेता है। रिजल्टेंट जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल हैं एसिड और बेस के, जब वो आपस में मर्ज होते हैं तब आपके पास एक नए तरह का कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अगर हम थर्ड टाइप देखते हैं कंपाउंड का तो वो हमारे पास में है सॉल्ट। अब सॉल्ट हमें मिलते कैसे हैं? ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर आप एसिड को बेस के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? वाटर और सॉल्ट। ये हमारे पास में थर्ड टाइप का कंपाउंड मिल गया सॉल्ट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर भी एक बहुत लंबी लिस्ट निकल के आती है। कुछ एग्जाम्पल हम मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, ये हमारे पास एक सॉल्ट अवेलेबल है। या हम बात कर रहे हैं जिंक सल्फेट के बारे में, ये भी हमारे पास एक सॉल्ट अवेलेबल है। या हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में, ये भी हमारे पास एक सॉल्ट अवेलेबल है। या हम बात कर रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के बारे में, ये भी हमारे पास एक सॉल्ट है। तो ये आपके पास में क्लासिफिकेशन कंपाउंड का, कंपाउंड क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है, इसके बारे में हमने अभी तक डिस्कशन किया है। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं और उन्हें फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इन पार्टिकल्स को कहा जाता है कंपाउंड। हमने इनके टाइप्स के जब बारे में बात की तो हमने दो तरह से इन्हें क्लासीफाई किया। एक था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट, और सेकेंड हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट के बिहाफ पर हमारे पास दो तरह के कंपाउंड अवेलेबल हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानने की ये खास
कि ये प्रैक्टिस है कि इनके कंपाउंड में आपको एक कार्बन का एटम मिलता ही है, मतलब कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अगर हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, हमने क्लासीफाई किया एज एसिड, बेस और सॉल्ट की फॉर्म में। एसिड जो सोर इन टेस्ट होते हैं, बेसेस जो बिटर इन टेस्ट हैं, जबकि भी सॉल्ट जो सॉल्टी इन टेस्ट हमें अपेयर होते हैं। सॉल्ट एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बनते हैं। तो ये था हमारे पास कंपाउंड के बारे में। लेकिन हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे प्योर सब्सटेंसेस को समझने के लिए। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हमने पहले प्योर सब्सटेंसेस का फर्स्ट कैटेगरी देखा एलिमेंट, और सेकंड कैटेगरी हमने सेकंड क्लासिफिकेशन हमने देखा कंपाउंड की फॉर्म में। और प्योर सब्सटेंस का डिस्कशन हमने किया था क्योंकि हम मैटर के क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं। मैटर का सेकंड क्लासिफिकेशन है एक प्योर सब्सटेंस, और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास? मिक्सचर। ठीक, तो हमारी क्लास का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मिक्सचर। अब हम देख रहे हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो आज की क्लास का नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करने की। सोडियम क्लोराइड क्या? वो सॉल्ट जिसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं और हमारे खाने का एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। अगर हम टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्या इस सॉल्यूशन में से पार्टिकल्स को फिर से सेपरेट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल है? अगर एक बार आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड कर दिया तो क्या आप इन्हें फिर से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, हम बिल्कुल इन्हें एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, और बाय द सिंपल फिजिकल मेथड विच इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक, इसका मतलब यह है कि इवेपोरेशन मेथड जो कि फिजिकल मेथड है, इन दोनों कंपाउंड को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया था तो इनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा था, ये सिर्फ एक दूसरे से फिजिकली अटैच्ड थे। यही हमारे पास में प्रॉपर्टी है मिक्सचर की। ये आपके पास में एग्जांपल है मिक्सचर का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट है, यहाँ पर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के बीच में। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सैंड पाउडर और आयरन पाउडर के बारे में। अगर आप इन दोनों ही पाउडर को, सैंड का आपने लिया जो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, और आयरन पाउडर को उसके अंदर ऐड कर दिया है, और अच्छे से आप इनको शेक कर दीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर लें ये कभी भी एक दूसरे से केमिकली बॉन्ड नहीं होते। और हमारे पास ऐसे मेथड भी अवेलेबल हैं जिनसे, ऐसे फिजिकल मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम इन दोनों ही पार्टिकल्स को एक दूसरे से ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। अगर फिजिकल मेथड से सेपरेशन हो गया है इसका मतलब केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा था, और यही हमारे पास में रीजन है कि हम इन्हें मिक्सचर कह सकते हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास? When two or more substance, when two or more substance mixed together in any proportion, mixed together in any proportion such that they do not undergoes any chemical change and retain their
and retain their individual property are known as mixture. When two or more substances are mixed together, in any proportion such that they do not undergo any chemical change and retain their individual property are known as mixture. अब मिक्सचर में क्या होता है इसकी बात समझाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में ऐड कर देते हैं तो इन्हें एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम मेथड अडॉप्ट करते हैं इवेपोरेशन का, जो कि एक फिजिकल मेथड है। जब हमने सोडियम क्लोराइड लिया जिसमें पानी एडेड नहीं था, पानी को ऐड करने के बाद भी हमारे पास जो मिक्सचर बन गया, जो सिर्फ फिजिकली मिक्स है, केमिकली बॉन्डेड नहीं हो रहा। फिजिकल मेथड से हमने इन्हें सेपरेट कर दिया। सेपरेशन के बाद भी NaCl में वही प्रॉपर्टी है जो सेपरेट करने से पहले या एक्वा सॉल्यूशन को बनाने से पहले थी। ये अभी भी सॉल्टीनेस का ही है, और जो प्रॉपर्टी ये मिक्सचर बनाने से पहले शो कर रहा था, मिक्सचर बना करके सेपरेट करने के बाद भी ये वही प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब थ्रू आउट द कन्वर्जन फ्रॉम इंडिविजुअल टू मिक्सचर एंड मिक्सचर टू इंडिविजुअल, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई ऑल्टरेशन नहीं हो रहा था। यही हमारे पास में प्रॉपर्टी है मिक्सचर्स की। क्लियर? इसी तरह से जब हमने सैंड को आयरन के साथ, सैंड पाउडर को आयरन पाउडर के साथ मिला दिया था, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कहीं किसी तरह का कोई चेंज हमें अपीयर नहीं होता है, वो किसी तरह का चेंज गेन नहीं करते हैं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। कितने टाइप के मिक्सचर हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं? देखो, अगर मिक्सचर को अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो क्लासिफिकेशन का बेस यही रहेगा कि हमारे पास में जो पार्टिकल हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि क्या सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जो अभी हमने बात की थी। अगर मैंने एक ग्लास वाटर ले लिया और इस ग्लास के अंदर फुल वाटर को फिल करने के बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया शुगर को। 1 टीस्पून में क्या ऐड कर रहा हूँ? शुगर, और मैंने उसको बहुत अच्छे से स्टीयर कर दिया। अगर 1 टीस्पून शुगर को 1 ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करने के बाद अगर हम उसको सिप से टेस्ट कर रहे हैं, जितनी स्वीटीनेस वाटर के अंदर अपर सिप में आपको मिले, जो फर्स्ट सिप में आपको स्वीटनेस मिलेगी, वही स्वीटनेस आपको इसके लास्ट सिप में भी मिलने वाली है। इसका मतलब शुगर जो था वो टॉप लेयर से लेकर के बॉटम लेयर तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था। इस तरह के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ मिक्सचर में फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉरी, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में तो इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर को वाटर में ऐड करने के बाद जो मिक्सचर आपने बनाया है इसे कहा जाता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। When both substances of mixture are
uniformly distributed is known as homogeneous mixture। अगर मिक्सचर में दोनों ही सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा है और जिसमें डिसॉल्व हो रहा है दोनों ही सब्सटेंसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सॉल्ट प्लस वाटर के बारे में। अभी मैंने आपको समझाया जितना सॉल्टीनेस फर्स्ट सिप में आपको मिलेगा, लास्ट सिप में भी आपको उतना ही सॉल्टीनेस मिल रहा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर और सॉल्ट का, तो ये मिक्सचर आपके पास एग्जांपल है एक मिक्सचर का। अगर हम बात इसी तरह से हम बात कर रहे हैं शुगर प्लस वाटर के बारे में। शुगर और वाटर का जो मिक्स है ये भी मिक्सचर ही कहलाता है आपके पास में, क्योंकि शुगर की स्वीटनेस जितनी फर्स्ट शिप में है लास्ट शिप में भी आपको स्वीटनेस उतनी ही मिलने वाली है। तो ये हमारे पास एग्जांपल था होमोजीनियस मिक्सचर का। सेकंड क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं मिक्सचर के बारे में, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास मिक्सचर का, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है सब्सटेंस का वो नॉन यूनिफॉर्म है। When substances of mixture are non uniformly distributed, it is known as heterogeneous मिक्सचर। अगर सब्सटेंसेस जो हैं सॉल्यूशन में सब्सटेंसेस जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब जितना कंपोजिशन फर्स्ट लेयर में आपको मिल रहा है उतना कंपोजिशन आपको लास्ट लेयर में नहीं मिल रहा है, तो ये आपके पास में एग्जांपल है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सैंड और वाटर के बारे में। इस मिक्सचर में आप ये बात जानते हो कि बॉटम लेयर में सैंड का प्रपोर्शन ज़्यादा है, जबकि अपर लेयर में सैंड का प्रपोर्शन बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्यों? जैसे ही आपने वाटर में सैंड को ऐड किया वो बॉटम में सेटल डाउन होने की कोशिश करने लग जाती है, इस वजह से। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्ट और शुगर के कॉम्बिनेशन की वजह से, अगर आपने सॉल्ट के अंदर शुगर को ऐड कर दिया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सॉल्ट और शुगर पूरे ही कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन में वेरिएशन आता है। इसलिए ये हमारे पास एग्जांपल है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। इवन जो अभी हम एग्जांपल लिख रहे थे आयरन पाउडर और सैंड के बारे में, ये जो एग्जांपल है ये भी हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जांपल है, क्योंकि जो सब्सटेंसेस है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द कंटेनर। तो ये हमारे पास में था मिक्सचर्स के बारे में, जहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंसेस एक दूसरे में डिसॉल्व तो हैं लेकिन केमिकली बॉन्डेड नहीं है और इन्हें इजीली किसी फिजिकल मेथड से एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। ये था हमारे पास आज की क्लास में कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर को डेफिनेशन हमने क्या समझा और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा रहा है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।